Hello everyone, so today we are going to start with the chapter number 8 of class 11th biology, that is the cell, the unit of life. ठीक है, सो आज हम इस अमेजिंग से चैप्टर को स्टार्ट करने वाले हैं। सो मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और फुल्ली एनर्जेटिक भी होंगे। ठीक है, सो चलिए स्टार्ट करते हैं, बट बिफोर दैट लेट्स गो थ्रू दी ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस चैप्टर, ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस क्लास। सो हमें क्या क्या पढ़ना है इस चैप्टर में? व्हाट इज अ सेल, सेल थ्योरी, एन ओवरव्यू ऑफ सेल, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल के बारे में हमें पढ़ना है। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं अब अपना चैप्टर। ओके, सो जब हम इधर उधर मतलब अपने सराउंडिंग में देखते हैं, सो हमें लिविंग और नॉन लिविंग चीज़ें दोनों ही तरीके की जो हैं वस्तुएं नज़र आती हैं। अगर नॉन लिविंग हुआ तो हम थिंक कहेंगे, लिविंग हुए तो हम ऑर्गेनिज्म वर्ड यूज़ करेंगे, राइट? ओके, नाउ आपने खुद से सोचा होगा, ये बहुत ही मतलब ऐसा क्वेश्चन है कि भाई ऐसा क्या है इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स में जो कि इन नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स, इन नॉन लिविंग थिंग्स के पास नहीं है ना? कि भाई लिविंग और नॉन लिविंग में तो बहुत ही ज़्यादा डिफरेंसेस होते हैं, राइट? लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या नहीं कर सकता? लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने सारे फंक्शंस परफॉर्म कर सकता है, वो बोल सकता है, वो लिख सकता है, वो रिस्पायर करते हैं। लिविंग ऑर्गेनिजम्स खाना खाते हैं, अपने फंक्शंस परफॉर्म करते हैं डेली लाइफ के। लेकिन वहीं पर लेट्स सपोज आपके पास एक पेन है, सो पेन तो ये सारे काम नहीं करता, सीधी सी बात है, राइट? सो यही वो कहना चाह रहे हैं कि हम, अगर मैं अपना एग्जांपल लेकर आपको बताऊं, हम ह्यूमंस का एग्जांपल ले, होमो सेपियंस का। सो होमो सेपियंस के पास ऐसा क्या है जो कि इस पेन के पास, इस टेबल, इस बुक के पास नहीं है? ठीक है, वो क्या चीज़ है जो कि डिफरेंस क्रिएट कर रही है लिविंग और नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स में? ठीक है, नाउ आंसर है इसका बहुत ही ब्यूटीफुल सा, एंड दैट इज द प्रेजेंस ऑफ सेल। ये सेल वो स्ट्रक्चर है जो कि नॉन लिविंग थिंग्स में प्रेजेंट नहीं है, एंड दिस सेल इज प्रेजेंट इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स, और यही वो डिफरेंस क्रिएट करता है दिस सेल, जिसके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, सो इस बात से ये चीज़ तो क्लियर हो गई कि हर एक जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसके पास सेल तो होगा ही, राइट? अगर सेल नहीं है तो क्या वो लिविंग होगा? सो इतनी बात तो क्लियर है कि हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के पास सेल होगा। ठीक है, सो some are composed of single cell and are called unicellular organisms, while others like us composed of many cells and are called as multicellular organisms. So कुछ organisms ऐसे होते हैं जो कि सिंगल सेल से बने होते हैं, ठीक है, मतलब कि वो सिंगल सेल ही होगा, ठीक है, और वो सभी फंक्शंस परफॉर्म कर रहा होगा, एंड दैट सेल में भी प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दोनों ही तरीके का वो सेल हो सकता है, किसी भी तरीके का हो सकता है। ठीक है, ओके, सो सिंगल सेल है तो यूनिसेल्युलर, यूनि मीन्स वन एंड सेल्युलर मीन्स सेल। ठीक है, सो यूनिसेल्युलर एंड मल्टी मीन्स मैनी, सो मल्टी सेल्युलर मीन्स मैनी सेल्स। ठीक है, नाउ कमिंग ऑन टू व्हाट इज अ सेल। सो ये बात क्लियर हो गई कि हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के पास प्रेजेंस ऑफ सेल तो मस्ट है, और जिसके बेसिस पे हमने ऑर्गेनिजम्स को डिवाइड कर दिया इनटू यूनी एंड मल्टी सेल्युलर। फर्दर जितने भी एग्जांपल्स मैंने आपको बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन चैप्टर नंबर 2 में मैंने आपको बताए थे, मोनेरा किंगडम के और प्रोटिस्टा किंगडम के, वो सभी जो है देखो, मोनेरन्स और प्रोटिस्टेंट्स, इनके जितने भी एग्जाम्पल है ना, ठीक है, मोनेरन्स और प्रोटेस्टेंट्स के, ये सभी क्या है, यूनिसेल्युलर में आएंगे। ठीक है, यूनिसेल्युलर। और यहीं पर अगर मैं बात करूँ बाकी सभी किंगडम्स की, बाकी सभी जैसे कि हमारे फंजाई हैं, प्लांटे हैं और एनिमेलिया। ठीक है, सो फंजाई में एक एक्सेप्शन होती है, वो भी सभी को याद रखनी है, दैट इज़ द यीस्ट। ठीक है, सो ये सभी, ये तीनों किंगडम क्या होंगे, मल्टी सेल्युलर, विद एन एक्सेप्शन इन द किंगडम फंजाई, दैट इज ऑफ द यीस्ट। क्लियर है? ओके, नाउ यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म जो है इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस कर सकते हैं, दे कैन परफॉर्म ऑल द एसेंशियल फंक्शंस ऑफ लाइफ। इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस मतलब कि वो जो यूनिसेलुलर, वो सिंगल जो सेल है ना, यूनिसेलुलर मीन्स सिंगल सेल जो है उसके पास वो जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट है, राइबोसोम्स वगैरह प्रेजेंट है, और जो भी चीज़ें हैं
ठीक है, वो अपने आप में कंप्लीट है, ऐसा नहीं है कि उसको फर्दर किसी और के ऊपर वो डिपेंडेंट है अपने लाइफ फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए. So that is known as the independent existence that can exist independently. ठीक है, they can perform their life processes. ठीक है, सभी पूरे लाइफ फंक्शंस को वो परफॉर्म कर सकता है विदाउट एनी डिपेंडेंट ऑन अदर ऑर्गेनिज्म. दे कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली. ठीक है, और दूसरी बात क्या है, दैट दे परफॉर्म द एसेंशियल फंक्शंस ऑफ लाइफ. जितने भी एसेंशियल फंक्शंस है जैसे रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन, डाइजेशन, रिप्रोडक्शन एंड योर मच मोर, बहुत सारे होते हैं, सो सभी वो कर सकते हैं. ठीक है, ओके. So anything less than a complete structure of cell does not ensure independent living. This is also important. मैंने कहा कि अगर पूरा एक सेल है यानी कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स इंडिपेंडेंट लिविंग कर सकते हैं, लेकिन वहीं पर अगर मैं बात करूँ कोई चीज़ कंप्लीट सेल नहीं है, ठीक है, एनी स्ट्रक्चर विच इज नॉट अ कंप्लीट सेल, ठीक है, सो वहाँ पर इंडिपेंडेंट लिविंग इंश्योर नहीं होगी. ठीक है, सो यहाँ से कौन सा पॉइंट क्लियर होता है, ये बात सीधी से क्लियर होती है कि अगर मेरे पास सेल का पूरा स्ट्रक्चर है, ठीक है, यहाँ पर लाइफ पॉसिबल है. ठीक है, लेकिन अगर यहाँ पर सेल का स्ट्रक्चर कंप्लीट नहीं है, कुछ ना कुछ कमी रह गई, सो दैट कैन नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली. ठीक है, सो इसका मतलब क्या है, दैट सेल इज द फंडामेंटल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ. ठीक है, इससे यही बात क्लियर होती है दैट सेल इज द फंडामेंटल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स. ओके, नाउ कमिंग ऑन टू डिस्कवरी. सो फर्स्ट ऑफ ऑल एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक की बात करते हैं. ठीक है, ओके, सो सबसे पहले एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक, सो उन्होंने सबसे पहले एक पर्टिकुलर सेल को देखा, ऑब्जर्व किया और जो है लिविंग सेल को डिस्क्राइब कर दिया. ठीक है, रॉबर्ट हुक का तो आप सभी को पता होगा ना, रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले सेल को देखा था, लेकिन उन्होंने देखा था एक डेड सेल को. ठीक है, जस्ट अ सेकेंड. ओके, रॉबर्ट हुक डिस्कवर्ड अ डेड सेल. ओके, डेड सेल की डिस्कवरी इन्होंने की थी, और एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक ने की थी एक लिविंग सेल की डिस्कवरी. वहीं पर रॉबर्ट ब्राउन की अगर हम बात करें, सो रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस की डिस्कवरी करी थी. ये चीज़ें आपको जो है याद रखनी है. ठीक है, now the invention of microscope and its improvement leading to the electron microscope revealed all the structural details of the cell. Okay, so जब से ही इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की हमारे पास डिस्कवरी हुई है, जब से ही हमारे एक पर्टिकुलर सेल का जैसे न्यूक्लियस है, गोल्जी अपैरेटस है, राइबोसोम्स है, मतलब ज़्यादा स्ट्रक्चर्स जो है, पार्ट्स जो है, कंपार्टमेंट, ये सभी रिवील होने लग गए धीरे धीरे. क्लियर है, सो ये सभी थी बेसिक बात है कि सेल क्या होता है, जो कि आपने पहले आपको पता भी होगा, आपने पढ़ भी रखा होगा. सो मैंने स्पीड में इसको कवर अप कर दिया. ठीक है, नाउ कमिंग ऑन टू द मेन कॉन्सेप्ट दैट इज द सेल थ्योरी. ठीक है, फर्स्ट इंपॉर्टेंट और मेन कॉन्सेप्ट है हमारा सेल थ्योरी का, जो हमें अभी पढ़ना है. सो 1838 में मटिहास क्लेडन, ठीक है, 1838 में मटिहास क्लेडन, अ जर्मन बॉटनिस्ट आपको पता होना चाहिए. ठीक है, बॉटनिस्ट यानी कि जो प्लांट्स की स्टडी करते हैं, और जूलॉजिस्ट मतलब जो एनिमल्स पे स्टडी करते हैं. ठीक है, सो वो बॉटनिस्ट थे, उन्होंने बहुत सारे प्लांट्स की स्टडी करी, उनको ऑब्जर्व किया, और उन्होंने बताया दैट ऑल द प्लांट्स आर कंपोज्ड ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ सेल्स विच फॉर्म द टिश्यूज ऑफ द प्लांट. हर एक प्लांट जो है अलग अलग, मतलब ये जो प्लांट है ना, हर एक जितने भी उन्होंने ऑब्जर्व किए थे, सभी के पास अलग अलग तरीके के सेल्स हैं. ठीक है, और वो क्या है, टिश्यू सेल्स जो है मिलके बना रहे हैं, क्या सेल्स मिलके बना रहे हैं टिश्यूज़. और उसी टाइम पे लगभग थियोडर स्वान, जो कि एक ब्रिटिश जूलॉजिस्ट है, 1839 में, ठीक है, 1838 में हमारे पास से जर्मन बॉटनिस्ट मटिहास क्लेडन है ना, और यहीं पर 1839 में हमारे पास आ गए ब्रिटिश जूलॉजिस्ट. इन्होंने अलग अलग टाइप के एनिमल सेल्स की पढ़ाई करी, एंड ही रिपोर्टेड दैट सेल्स हैड अ थिन आउटर लेयर विच इज टुडे नोन एज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन. क्लियर है सभी को. उन्होंने बताया कि सेल्स के पास जो है एक आउटर थिन लेयर होती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन. अभी दोबारा हम पूरा रिवाइज करने वाले हैं, सो डोंट वरी, जस्ट आप ध्यान से सुनते जाओ, सो आपको सभी कॉन्सेप्ट जो हैं क्लास में ही याद हो जाएंगे. ठीक है, ओके,
He also concluded, based on his studies on plant tissues, that the presence of cell wall is unique characteristic of plant cells. On the basis of this, Schwann proposed the hypothesis that the bodies of animals and plants are composed of cells and product of cells. Very important. उन्होंने ये बताया कि सेल जो मेम्ब्रेन, ठीक है, यहाँ पर लेट्स सपोज दिस इज सेल और इसकी आउटर ये क्या है, मेम्ब्रेन है. सो इस आउटर मेम्ब्रेन को तो उन्होंने नाम दिया था प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, दैट्स ओके. लेकिन उन्होंने बताया कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर एक और स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, रिजिड सा स्ट्रक्चर है जिसको बोलते हैं सेल वॉल, बट इट इज़ अ यूनिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ दी प्लांट सेल्स. ठीक है, प्लांट सेल्स में ये मिलती है. सो दिस इज़ अ यूनिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्लांट सेल्स. ठीक है, सो इसके बेसिस पे श्वान ने बताया, ही proposed the hypothesis that the bodies of animals and plants are composed of cells and products of cells. Clear है सभी को? Now coming on to the Sladen and Schwann. ठीक है, अब उन दोनों की अगर हम बात करें, सो स्लेडन एंड स्वॉन टुगेदर फॉर्मुलेटेड दी सेल थ्योरी. एंड इस थ्योरी के अकॉर्डिंग जो है इन्होंने ये बात तो बता दी थी कि अलग अलग जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं सभी सेल से बने हैं. श्वान ने बताया कि एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है. स्लेडन ने बताया कि भाई जो हर एक प्लांट है अलग अलग तरीके के सेल्स हैं, टिश्यूज़ बनाते हैं इकट्ठे मिलके. स्वान ने ये भी बताया कि जो सेल वॉल होती है, जो हमारे सेल के साथ एक और स्ट्रक्चर होती है, एक और स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, सेल, और यहाँ पर मेम्ब्रेन तो होती है, साथ में एक और सेल वॉल नामक एक और स्ट्रक्चर होता है. एंड दैट इज़ अ यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लांट सेल्स. ओके, नेक्स्ट, on the basis of this they proposed a hypothesis that the bodies of animals and plants are composed of cells and their products. But इस hypothesis के according they can't explain कि भाई नए सेल्स बनते कैसे हैं. ठीक है, नए सेल्स कैसे बनते हैं. सो उसको एक्सप्लेन करने के लिए आए थे रुडोल्फ वर्को इन द ईयर 1855. ठीक है, सो रुडोल्फ वर्को आए थे इन द ईयर. ओके, सो उन्होंने सबसे पहले बताया था कि नए सेल्स कैसे बनते हैं. सो उन्होंने कहा दैट सेल्स डिवाइड एंड न्यू सेल्स आर फॉर्म फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स. तो ये तो पूरा हम चैप्टर नंबर 10 में पढ़ने वाले हैं कैसे नए सेल्स बनते हैं. सो इसको जो है हम बहुत डिटेल में पढ़ेंगे. ठीक है, सो एंड द चैप्टर सेल साइकिल एंड सेल डिविजन. सो आपको भी सिर्फ इतना याद रखना है कि ऑमनिस सेल्यूला ई सेल्यूला कहा था रुडोल्फ वर्को ने. दैट मीन्स दैट न्यू सेल्स अराइज फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल्स. सो उन्होंने जो हमारे स्केलेटन और स्वान ने जो सेल थ्योरी दी थी उसी को बस मॉडिफाई कर दिया, उसमें एक पॉइंट ऐड कर दिया, एक फाइनल शेप दे दी उस सेल थ्योरी को. ठीक है, और उसी को आज हम समझते हैं दैट ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स एंड प्रोडक्ट्स ऑफ सेल्स. एंड सेकेंड पॉइंट इज दैट ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल्स. क्लियर हुआ सभी को? इतना जो मैंने आपको अभी तक जो बताया उसमें अगर किसी को भी कोई भी डाउट है तो मुझे जल्दी से 4 सेक्शन में लिख के बता दो. सो मैं आपको जो है जल्दी से आंसर दे दूंगी. ठीक है, ओके ओके. सो अब आगे चलते हैं. सो कमिंग ऑन टू दी ओवरव्यू ऑफ सेल. ओके, सो बिफोर स्टार्टिंग दिस टॉपिक जल्दी से मैं आपसे क्वेश्चंस पूछ लेती हूँ इस टॉपिक पे जो हमने अभी किया है, राइट. सो माय फर्स्ट क्वेश्चन इज कि ये किसने बताया था कि जो है सेल के बाहर एक मेम्ब्रेन होती है जिसको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं. स्लेडन ने, श्वान ने या रुडोल्फ वर्को ने? जल्दी से मुझे बता दो. यस, ओके, सो सभी के सही आंसर्स आ रहे हैं. येस, सो द करेक्ट आंसर है श्वान ने बताया था. श्वान इज अ ब्रिटिश जूलॉजिस्ट जिन्होंने बताया था कि एक आउटर लेयर होती है जिसको हम क्या बोलते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन. ओके, ठीक है. सो नाउ कमिंग हियर, अब जो है आपको बहुत ध्यान से ये कॉन्सेप्ट समझना है. उसके बाद मैं आपसे जो है इस टॉपिक पे कुछ क्वेश्चंस पूछूंगी जो मैंने आपको पढ़ाया होगा. ठीक है, सो यू हैव अर्लियर ऑब्जर्व दैट सेल्स इन एन अनियन पील और ह्यूमन चीक अंडर द माइक्रोस्कोप एंड दीज ऑल थिंग्स. सो या आप रीड कर सकते हो. बेसिकली हमें यहाँ से रीड करना है. Inside each cell is a dense membrane bound structure called the nucleus. डेंस मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होता है. इसकी भी डबल मेम्ब्रेन बाउंड होती है, डबल लेयर्ड होता है ये, और स्ट्रक्चर होता है दैट इज नोन एज न्यूक्लियस. दिस न्यूक्लियस कंटेन्स द क्रोमोसोम्स व्हिच इन टर्न कंटेन द जेनेटिक मटेरियल DNA.
So in case of us humans, the genetic material is deoxyribonucleic acid. What is it? Deoxyribonucleic acid, that is the जेनेटिक मटेरियल इन केस ऑफ ह्यूमंस. और कहाँ पर प्रेजेंट होता है ये? इनसाइड द न्यूक्लियस. और न्यूक्लियस में भी अगर हम पर्टिकुलरली बात करें, सो इनसाइड द न्यूक्लियस कंटेन्स द क्रोमोसोम्स व्हिच इन टर्न कंटेन द जेनेटिक मटेरियल. यानी कि सबसे पहले हमारे पास न्यूक्लियस, देन क्रोमोसोम्स, देन द जेनेटिक मटेरियल. Cells that have membrane bound nuclei are called eukaryotic cells. Very very important differential point है ये between the eukaryotic and prokaryotic cells. Eukaryotic cells वो होते हैं जिनके पास membrane bound nuclei होता है, कि nucleus उनका membrane bound होता है. क्लियर है सभी को? सो थम्स अप शो करेंगे मुझे 4 सेक्शन में, ठीक है, थम्स अप शो करेंगे. और जिसको कोई डाउट है तो वो तो आप मुझसे पूछ ही सकते हैं, राइट? ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं. सो जिनके पास मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियाई होते हैं उनको हम कहते हैं यूकैरियोटिक सेल. लेकिन अगर न्यूक्लियस के पास मेम्ब्रेन नहीं है, ऐसे ही न्यूक्लियस का जो मतलब जेनेटिक मटेरियल इस तरीके से साइटोप्लाज्म में ऐसे नेक्ड रखा हुआ है, बैठा हुआ है, पड़ा हुआ है, एनी वर्ड यू कैन यूज, ठीक है. सो वहाँ पर क्या होंगे? दे आर नोन एज दी प्रोकैरियोटिक सेल्स. ओके, दोनों यानी कि दोनों ही प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक किसी की भी अगर आप बात करोगे तो उनके पास एक सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स होता है, दैट इज नोन एज द साइटोप्लाज्म, एंड इट ऑक्यूपाइज द वॉल्यूम ऑफ द सेल. वॉल्यूम ऑफ द सेल ऑक्यूपाई करने का मतलब है ये दैट लेट्स सपोज दिस इज योर सेल एंड सेल है, तो उसके पास ये जो पूरी वॉल्यूम है ना, ये पूरा मतलब जैसे पानी प्रेजेंट होता है ना बॉटल में, उस तरीके से इस वॉल्यूम को साइटोप्लाज्म ने घेर रखा है. उसके बाद जितने भी स्ट्रक्चर्स होंगे ना, लेट्स सपोज दिस इज योर न्यूक्लियस, दिस इज योर राइबोसोम, दीज आर, ठीक है, और हमारे पास गोल्जी बॉडी हैं, ईआर हैं, ये सब ये स्ट्रक्चर्स मतलब इस साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होंगे. क्लियर है? सो हम बात करें या तो प्रोकैरियोटिक हो यूकैरियोटिक हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों में ही जो है हमारे पास प्रेजेंट होगा साइटोप्लाज्म. क्लियर है? सभी आंसर देंगे 4 सेक्शन में. ओके, the cytoplasm is the main area of cellular activities in both the plant and animal cells. Various chemical reactions occur in it to keep the cell in the living state. So बहुत सारे जो है chemical reactions चलते रहते हैं हमारे cytoplasm में, एनर्जी प्रोडक्शन के लिए या फिर प्रोटीन प्रोडक्शन, राइबोसोम्स वगैरह में चलते रहते हैं, सो दैट कि जो हमारा एक सेल है वो लिविंग स्टेट में रहे. बिसाइड्स द न्यूक्लियस, यूकैरियोटिक सेल्स के पास जो है दूसरे ऑर्गेनेलीज भी मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं. दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट कि भाई न्यूक्लियस तो मेम्ब्रेन बाउंड होता ही है, प्लस जो दूसरे ऑर्गेनेलीज हैं, दूसरे जो स्ट्रक्चर्स हैं, ऑर्गेनेलीज आर लाइक योर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गई, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, माइक्रोबॉडीज, वैक्यूल्स, ऑल आर योर ऑर्गेनेलीज, जो स्ट्रक्चर्स हमारे सेल में प्रेजेंट है. ठीक है, सो उनमें भी मेम्ब्रेन होती है, किसी में सिंगल मेम्ब्रेन होती है, किसी में डबल मेम्ब्रेन होती है. ठीक है, और वो भी सिर्फ और सिर्फ यूकैरियोटिक सेल्स के केस में ही मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज देखने को मिलते हैं. ठीक है, मेम्ब्रेन बाउंड ओनली एंड ओनली इन केस ऑफ यूकैरियोटिक सेल. ठीक है, सो एग्जांपल्स आपको दे रखे हैं. ओके, ठीक है, प्रोकैरियोटिक सेल्स लैक सच मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज. ये हो गया आपका सेकेंड डिफरेंशियल पॉइंट जो कि आपको याद रखना है कि प्रोकैरियोटिक सेल्स के पास मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज भी प्रेजेंट नहीं होते. ओके, राइबोसोम्स की अगर अब हम बात करें सो दे आर नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज फाउंड इन ऑल सेल्स, यानी कि यूकैरियोट्स में, प्रोकैरियोट्स में, दोनों में मिलते हैं. इनका जो है मतलब कंपोजिशन अलग होती है, 70s 80s, वो मैं आपको बाद में बताऊंगी, जो मैं आपको राइबोसोम्स के बारे में बताऊंगी. ठीक है, इनका कुछ स्ट्रक्चर अलग होता है, बाकी सभी सेल्स में प्रेजेंट होते हैं. Within the cells, ribosomes are found not only in the cytoplasm but also within the two organelles known as chloroplast, plants में होगा, और दूसरा ऑर्गेनेली है माइटोकॉन्ड्रिया एंड ऑन रफ ER. ठीक है, प्लांट्स की अगर हम बात करें तो क्लोरोप्लास्ट है, और एनिमल्स में माइटोकॉन्ड्रिया रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में मिलता है. यानी कि हमारे साइटोप्लाज्म में तो राइबोसोम्स होते ही हैं. ठीक है, लेट मी ड्रॉ द स्ट्रक्चर हियर कि हमारे एक पर्टिकुलर सेल के साइटोप्लाज्म में तो राइबोसोम्स होते ही हैं, प्लस जो हमारा माइटोकॉन्ड्रिया होगा ना, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है
वहाँ पर भी राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, यहाँ पर भी राइबोसोम्स प्लस क्लोरोप्लास्ट में भी और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे भी प्रेजेंट होते हैं। ओके, सो लेट्स ऑब्जर्व द स्ट्रक्चर ऑफ अ सेल, ठीक है। सेल का स्ट्रक्चर देख लो यहाँ पर, ये है हमारा साइटोप्लाज्म, ठीक है, दिस इज आवर साइटोप्लाज्म, ठीक है, ये पूरा जेल लाइक सब्सटेंस जो यहाँ पर है, एंड दिस इज योर न्यूक्लियस। इन सभी के बारे में हम आगे पढ़ने वाले हैं। दिस इज योर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है, ये जो आप देख पा रहे हो दिस इज योर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। सो आगे हम चलते हैं, दिस इज योर माइटोकॉन्ड्रिया। सो यही वो स्ट्रक्चर है जहाँ पर हमारे साइटोप्लाज्म में तो राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं प्लस माइटोकॉन्ड्रिया में भी प्रेजेंट होते हैं। चलो ये वाला स्ट्रक्चर देखो, इससे और अच्छे से क्लियर होगा, ठीक है। ये थोड़ा 3D टाइप का स्ट्रक्चर है ना, ओके। सो ये देखो यहाँ पर, ठीक है, ये तो मैंने आपको बता दिया। अच्छा ये क्या है, इसका पता है आपको? गोल्जी अपैरेटस, ठीक है, गोल्जी अपैरेटस। अभी ध्यान से देखो, उसके बाद हम NCERT ही ध्यान से पढ़ेंगे, ठीक है। देन विल नॉट कम ऑन टू द डायग्राम्स, ओके। आ सकते हैं वैसे पर ज़रूरी नहीं है, ठीक है। दिस इज योर माइटोकॉन्ड्रिया, ओके, ठीक है। जस्ट अ सेकेंड, साइटोप्लाज्म तो आप सभी को पता लग गया ना। और ये जो आप ये डॉट डॉट लाइक स्ट्रक्चर्स देख पा रहे हो, ये डॉट डॉट से जो आप देख पा रहे हो, दीज आर योर राइबोसोम्स, ठीक है, दीज आर योर राइबोसोम्स। क्लियर हो गया? अच्छे से डायग्राम देख लिया, सो सब कुछ क्लियर हो जाना अब आपको चाहिए। और ये रही हमारी सेल वॉल, ओनली एंड ओनली प्रेजेंट इन योर प्लांट सेल्स, फंजाई सेल्स में भी होती है, कुछ बैक्टीरियल सेल्स में भी प्रेजेंट होती है, बट नॉट इन दी एनिमल सेल्स, ओनली एंड ओनली इन दी प्लांट सेल्स, ठीक है। सो ये भी आप लिख सकते हो, नॉट इन दी एनिमल सेल्स, ठीक है, ओके। सो नाउ कमिंग ऑन टू दी NCERT, ओके, नाउ कमिंग हियर। अब ये देखो ध्यान से, अब ये सभी पॉइंट्स क्लियर हो गए। राइबोसोम क्या है? दे आर नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज, ठीक है, उनके पास कोई मेम्ब्रेन नहीं होती, यानी कि यूकैरियोटिक सेल में भी वो बिना मेम्ब्रेन के ही प्रेजेंट होंगे, प्रोकैरियोटिक सेल में भी वो बिना मेम्ब्रेन के ही प्रेजेंट होंगे। क्लियर है सभी को? ओके। Animal cells contain another non-membrane bound cell organelle called the centrosome which helps in cell division। यानी कि यहाँ पर animal cells कह रखा है, यानी कि they are present in plant cells or not। एनिमल सेल्स कहाँ है, तो क्या प्लांट सेल्स में प्रेजेंट होते हैं या नहीं होते, ये मुझे बता दो आप 4 सेक्शन में, जल्दी से बता दो। ओके, सेल्स डिफर ग्रेटली इन साइज, शेप एंड एक्टिविटीज। फॉर एग्जाम्पल माइकोप्लाज्माज, अब ये भी ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि माइकोप्लाज्मा क्या है, दे आर दी स्मॉलेस्ट सेल्स, दे आर ओनली 0.3 माइक्रोमीटर इन लेंथ, वाइल बैक्टीरिया की अगर हम बात करें सो दे कुड बी फ्रॉम 3 to 5 माइक्रोमीटर। लार्जेस्ट आइसोलेटेड सिंगल सेल क्या है? एग ऑफ ऑस्ट्रिच है। अमंग मल्टी सेलर ऑर्गेनिज्म ह्यूमन RBC का डायमीटर आपको याद रखना है। नर्व सेल लॉन्गेस्ट सेल है, मतलब ये पूरा डाटा जो आपको याद रखना है, अलग अलग शेप्स के भी हो सकते हैं, पॉलीगनल है, कॉलमनार, क्यूबॉइडल, थ्रेड लाइक, ये सभी शेप्स के भी आप स्ट्रक्चर्स को ऑब्जर्व कर सकते हो। जब हम टिश्यू वाला चैप्टर पढ़ेंगे ना, जब ज़्यादा क्लियर होने लगेंगे, मतलब इससे लास्ट चैप्टर ही था वैसे तो, लेकिन मैं आपको सेल चैप्टर के बाद ही बताऊंगी, क्योंकि सेल के बाद ही टिश्यू को अच्छे से स्टार्ट कर सकते हैं, राइट। ओके, सो ये देखो शेप्स देख लो सभी की ध्यान से। RBC की दिखा रखी है आपको, WBC की दिखा रखी है, ठीक है। WBC की शेप पे क्या लिख रखा है? अमीबॉइड, ओके, जस्ट अ सेकेंड, अमीबॉइड शेप, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज योर कॉलमनार एपिथेलियल सेल्स। एपिथेलियल, अब कॉलमनार कहा है, सो दे लुक लाइक कॉलम्स, ठीक है, इसीलिए कॉलमनार कहा है। RBC इसकी देखो राउंड एंड बाइकॉन्केव शेप होती है, ओके। नर्व सेल्स क्या है? लॉन्गेस्ट सेल्स है ह्यूमंस के, ठीक है, बहुत लंबे लंबे ये सेल्स होते हैं, ओके। सो दे आर ब्रांच एंड लॉन्ग। ट्रैकीड की अगर हम बात करें सो ये है प्लांट्स का स्ट्रक्चर, प्लांट्स में प्रेजेंट होता है वेस्क्यूलर बंडल में, एनाटॉमी वाले चैप्टर में पढ़ा भी होगा आपने, राइट। एंड अगर हम बात करें कमिंग ऑन टू दिस लास्ट डायग्राम, दैट इज ऑफ द मेसोफिल सेल्स। मेसोफिल सेल्स में पता है ना क्या होता है, क्या स्टोर होता है? क्लोरोफिल। जल्दी से बता दो 4 सेक्शन में क्या होता है मेसोफिल सेल्स में? दे आर राउंडेड ओवल। सो ये शेप्स आपको याद रखनी है। क्लियर है सभी को? थम्स अप देंगे 4 सेक्शन में, जजेस को क्लियर हो गया।
Now coming on to the prokaryotic cells, so they are represented by bacteria, blue-green algae, mycoplasma, PPLO. PPLO क्या होता है भाई? PPLO प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, से भी आपको फुल फॉर्म याद रखनी होगी. Prokaryotic cells are represented by, and examples of prokaryotic cells: bacteria, blue-green algae, mycoplasma, PPLO. They are generally smaller and multiply more rapidly than the eukaryotic cells. अब ये छोटे होते हैं इसीलिए they multiply more rapidly than the eukaryotic cell. They may vary greatly in size and shape. This is also important that they may vary greatly in size and shape. ये भी important बात है कि भाई अलग अलग साइज अलग अलग शेप हो सकते हैं. 4 बेसिक जो शेप हैं दे आर बैसिलस. बैसिलस होता है रॉड लाइक, कॉकस मीन्स स्फेरिकल, विब्रियो मीन्स कॉमा लाइक, ठीक है. स्पिरिलियम मीन्स स्पाइरल. स्पिरिलियम अगर हम वर्ड यूज कर रहे हैं दैट मीन्स स्पाइरल. ठीक है, सभी को क्लियर हो गया इतना. The organization of prokaryotic cells is fundamentally similar even though prokaryotes exhibit a wide variety of shapes and functions. यानी कि prokaryotic cells की ही आपस में जो है जो स्ट्रक्चर सिमिलैरिटीज होती है, ठीक है, उनके स्ट्रक्चर में, फंक्शंस में ये सभी सिमिलर होते हैं भले ही उनकी शेप्स अलग अलग हो. ठीक है, ओके. सो ये आपको याद रखना है. अगर रॉड लाइक शेप की बात चल रही है तो क्या आंसर दोगे? बैसिलस. रॉड लाइक शेप की बात चल रही है तो क्या आंसर दोगे? बैसिलस. कॉकस मीन्स स्फेरिकल. इस तरीके के जो होते हैं ना स्ट्रक्चर दे आर नोन एज दी कोकस. ठीक है. विब्रियो मीन्स कॉमा शेप, दे आर लाइक दिस. ठीक है. एंड स्पाइरिलियम मीन्स स्पाइरल, दे आर लाइक दिस. ठीक है. सो दिस इज स्पाइरिलियम. ओके. और ये यहाँ पर फ्लैजेला भी हो सकता है. ओके. नाउ एंड बैसिलस मीन्स रॉड लाइक. इस तरीके के जो बैक्टीरिया होते हैं वो का एक प्रॉपर शेप जिस तरीके से आप ऑब्जर्व कर सकते हो. और ये हो गए हमारे साइजेस. टिपिकल यूकैरियोटिक सेल का 10 to 20 माइक्रोमीटर, वाइरसेस का 0.02 से 0.2 माइक्रोमीटर, PPLO प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म 0.1 माइक्रोमीटर, एंड टिपिकल बैक्टीरिया की होती है 1 से लेकर 2 माइक्रोमीटर की लेंथ. ठीक है. Prokaryotes have a cell wall surrounding the cell membrane except in mycoplasma. Very important. Prokaryotes के पास क्या होती है? सेल वॉल होती है सराउंडिंग दी सेल मेम्ब्रेन, यानी कि सेल मेम्ब्रेन के बाहर सेल वॉल प्रेजेंट होती है. लेकिन एक्सेप्शन है यहाँ पर माइकोप्लाज्मा. सो ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्सेप्शन है. आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जैसे स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आ गया, माइकोप्लाज्मा के कुछ आपको फीचर्स दे रखे हैं या फिर पूरे ही आपको प्रोकैरियोटिक सेल्स के ऊपर फीचर्स दे रखे हैं. सो वहाँ से आपसे एक स्टेटमेंट आ सकती है कि भाई इनके पास सेल वॉल होती है, ट्रू और फॉल्स में. ठीक है. सो इसका आपको ध्यान रखना है. द फ्लूइड मैट्रिक्स फिलिंग द सेल इज द साइटोप्लाज्म. सो यहाँ पर भी जो फ्लूइड मैट्रिक्स है वो चेंज नहीं होगा, वही साइटोप्लाज्म ही फ्लूइड मैट्रिक्स होगा. There is no well defined nucleus. Yes, तो ये तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि यहाँ का कोई भी well defined nucleus नहीं होगा. ठीक है, यानी कि प्रॉपर न्यूक्लियस की कोई मेम्ब्रेन नहीं होती. ओके, क्लियर है सभी को? सो जल्दी से चैट सेक्शन में थम्स अप देंगे. ओके, ठीक है. सो जेनेटिक मटेरियल भी यहाँ पर नेक भी होता है, मैंने आपको बता ही दिया. नॉट एनवेलप्ड बाय अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. इन एडिशन टू द जीनोमिक डीएनए, द सिंगल क्रोमोसोम दैट इज द सर्कुलर डीएनए, मैनी बैक्टीरिया हैव स्मॉल सर्कुलर डीएनए आउटसाइड द जीनोमिक डीएनए. अब ये देखो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर जीनोमिक डीएनए तो प्रेजेंट होता ही है, एक पर्टिकुलर सेल में जीनोमिक डीएनए तो होता ही है. ठीक है, मेम्ब्रेन तो नहीं होती, लेकिन हाँ जीनोमिक डीएनए होता है. लेकिन उसके साथ साथ देयर इज बहुत सारे बैक्टीरियाज में, सभी में नहीं बट इन मैनी बैक्टीरियाज दे हैव स्मॉल सर्कुलर डीएनए आउटसाइड दैट जीनोमिक डीएनए. ये क्या हो गया हमारा जीनोमिक वाला, जीन जहाँ पर है. ठीक है, हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन जहाँ पर होगी. लेकिन ये हो गया हमारा अलग से. ठीक है, इसको क्या बोलते हैं हम? प्लास्मिड. ठीक है, ये अलग से स्ट्रक्चर प्रेजेंट है. ओके, these smaller DNA are known as what? Plasmids. ठीक है. The plasmid DNA confers certain unique phenotypic characters to such bacteria. अब यहाँ पर प्लास्मिड है, तो यहाँ पर जो है
इम्पॉर्टेंट अलग ही आ जाते हैं फीचर्स जो कि इन्हीं बैक्टीरियाज के पास, यानी कि जिनके पास ये होंगे हमारे पास प्लाज्मिड, उनके पास कुछ अलग फीचर्स आते हैं उन ऑर्गेनिज्म से, उन प्रोकैरियोटिक सेल्स से जिनके पास ये प्लाज्मिड्स नहीं है। ओके, और एक इम्पॉर्टेंट जो आपको करेक्टरिस्टिक याद रखना है, दैट इज द रेसिस्टेंट टू एंटीबायोटिक, वेरी इंपॉर्टेंट। प्लाज्मिड्स कई बार क्या करते हैं, रेसिस्टेंट टू एंटीबायोटिक दे देते हैं। हायर क्लासेस में भी आप पढ़ोगे दैट प्लाज्मिड डीएनए इज यूज्ड टू मॉनिटर बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन विद फॉरेन डीएनए। ठीक है, बायोटेक में आप बेसिकली ये सब पढ़ोगे। ठीक है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज फाउंड इन यूकैरियोट्स, ये मैंने आपको बता दिया कि न्यूक्लियस की यानी कि जेनेटिक मटेरियल की मेम्ब्रेन कहाँ पर होगी, यूकैरियोट्स में होगी। No organelle like the ones in eukaryotes are found in prokaryotic cells except for ribosomes, यानी राइबोसोम्स के अलावा और जो स्ट्रक्चर्स हमारे यूकैरियोटिक सेल्स में प्रेजेंट है वो जैसे गोल्गी कॉम्प्लेक्स है, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, वैक्यूल्स, लाइसोसोम, सेंट्रोसोम, सेंट्रियोल्स, बहुत सारे स्ट्रक्चर्स होते हैं, वो सभी यहाँ पर प्रेजेंट नहीं होते। उनके पास कुछ यूनिक होता है, दैट इज इन द फॉर्म ऑफ इंक्लूजन्स, a specialized, okay, so इतना आपने नोट कर लिया। Okay, a specialized differentiated form of cell membrane called the mesosomes. Mesosomes is the characteristic of prokaryotes, ठीक है। सेल मेम्ब्रेन इन्वेजन जो होती है, इन्वेजिनेशन, दे आर नोन एज द mesosomes and they are essentially enfoldings of the cell membrane. सो ये आपको याद रखना है, ठीक है, मीजोसोम्स के बारे में, दे आर दी इनफोल्डिंग्स ऑफ सेल मेम्ब्रेन। सो यहाँ से भी कई बार क्वेश्चन घुमा के पूछ लिया जाता है कि वो किस चीज़ की फोल्डिंग्स होती है या फिर वो साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होती है, क्या होता है। सो दे आर दी इनफोल्डिंग्स ऑफ सेल मेम्ब्रेन। क्लियर हुआ सभी को? सभी थम्स अप देंगे चैट सेक्शन में। और अभी तक यहाँ से मैं आपसे क्वेश्चन पूछ लेती हूँ, ओके। पीपीएलओ की फुल फॉर्म क्या होती है, जल्दी से मुझे बता दो इन दी चैट सेक्शन। फुल फॉर्म ऑफ PPLO, यस, प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, सो जल्दी से एक बार ओरल रिवीजन करें जल्दी से, ठीक है। ओके, सो सबसे पहले मैंने आपको सेल की बेसिक इंट्रोडक्शन दी थी, ठीक है, जिसमें मैंने आपको बताया कि भाई लिविंग और नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स में वो क्या डिफरेंस होता है, दैट इज द प्रेजेंस ऑफ सेल्स, जो कि नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स में नहीं होता, लिविंग ऑर्गेनिजम्स में होता है, और वही चीज़ उनको डिफरेंशिएट करती है, दैट इज द प्रेजेंस ऑफ सेल्स। ओके, सेल्स इज व्हाट, सेल इज द फंडामेंटल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है, उसके बाद मैंने आपको कुछ डिस्कवरीज के बारे में बताया। एंटोन वॉन लीवेनहॉक ने क्या दिया था, जल्दी से बता दो। एंटोन वॉन लीवेनहॉक ने किस चीज़ की डिस्कवरी करी थी, रॉबर्ट ब्राउन ने किस चीज़ की डिस्कवरी करी थी, और रॉबर्ट हुक ने किस चीज़ की डिस्कवरी करी थी, जल्दी से चैट सेक्शन में बता दो इन तीनों साइंटिस्ट ने किस किस चीज़ की डिस्कवरी करी थी। Then coming on to the cell theory, in 1838 आए थे मटिहास क्लेडन, he was a German botanist। उन्होंने बहुत सारे प्लांट्स की स्टडी करी, अलग अलग सेल्स का वहाँ पर देखा, ऑब्जर्व किया। फिर थियोडर स्वान ने बताया कि हर एक सेल्स के पास एक डिफरेंट लेयर होती है आउटर मोस्ट, दैट इज नोन एज द सेल मेम्ब्रेन, ओके, और यू कैन से प्लाज्मा मेम्ब्रेन। एंड ऑल्सो उन्होंने बताया कि भाई सेल वॉल दैट इज अ यूनिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ दी प्लांट सेल्स। ऑन द बेसिस ऑफ दिस स्वान ने एक दी हमें हाइपोथेसिस दैट द बॉडीज ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स एंड देयर प्रोडक्ट्स। लेकिन बात वहाँ पर भी कंप्लीट नहीं हुई थी, हमें ये तो पता चला ही नहीं था कि भाई नए सेल्स बनते कहाँ से हैं। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स तो हैं, इतने सारे सेल्स तो हैं, पर ये आए कहाँ से, ये क्वेश्चन तो खत्म नहीं हुआ। सो इस क्वेश्चन को आंसर किया था रुडोल्फ वर्को ने बाय द स्टेटमेंट omnicellular e cellular, दैट मीन्स ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। यस, सभी के आंसर्स बिल्कुल सही है। रॉबर्ट ब्राउन ने डिस्कवर किया न्यूक्लियस को, एंटोन वॉन लीवेनहॉक ने डिस्कवर किया लिविंग सेल को, एंड रॉबर्ट हुक ने डिस्कवर किया था एक डेड सेल को। ओके, now coming on to the overview of cell। so prokaryotes eukaryotes में जो बेसिक डिफरेंस होता है दैट इज कि भाई न्यूक्लियस एक वेल डिफाइंड नहीं होता, प्रोकैरियोट्स में यूकैरियोट्स में वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है, उसके पास एक मेम्ब्रेन होती है। ठीक है, सभी ऑर्गेनेलीज के पास जो है वहाँ पर मेम्ब्रेन होती है, हर एक के पास ज़रूरी नहीं है, जैसे राइबोसोम्स और सेंट्रोसोम्स यूकैरियोट्स में होती है, लेकिन प्रोकैरियोट्स में वो चीज़ नहीं होती।
राइबोसोम्स आर द ओनली स्ट्रक्चर विच आर प्रेजेंट इन बोथ यूकैरियोट्स एंड प्रोकैरियोटिक सेल्स। अगर मैं बात करूँ सभी बेसिक दूसरे स्ट्रक्चर्स की जो कि यूकैरियोटिक सेल्स में प्रेजेंट है, तो ज़रूरी नहीं है कि हर एक प्रोकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट होंगे। सो क्लियर है सभी को यहाँ तक? फिर मैंने आपको शेप्स के डिफरेंसेस बताए थे कि अलग अलग तरीके के शेप्स होते हैं ऑर्गेनिजम्स की, ऑर्गेनिज्म के सेल्स की। सबसे बड़ा सेल क्या होता है, सबसे छोटा कौन सा होता है, सब ही मैंने आपको बता दिया, ठीक है। ओके, सो प्लाज्मिड्स क्या होते हैं और आपके जो है मेसोसोम्स क्या होते हैं, सभी को क्लियर हो गया ना। नाउ कमिंग ऑन टू द सेल एनवेलप एंड इट्स मॉडिफिकेशंस। ओके, सेल मेम्ब्रेन एंड इट्स मॉडिफिकेशंस। Most prokaryotic cells, particularly the bacterial cells, have a chemically complex cell envelope. अब इस चीज़ को आपको याद रखना है कि बहुत सारे मतलब मोस्टली जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं, पर्टिकुलरली द बैक्टीरियल सेल्स, दे हैव अ केमिकली कॉम्प्लेक्स सेल एनवेलप, ठीक है। केमिकली कॉम्प्लेक्स होता है उनका सेल एनवेलप। ओके, द सेल एनवेलप कंसिस्ट ऑफ, क्या क्या होता है सेल एनवेलप में, टाइटली बाउंड 3 लेयर स्ट्रक्चर, वेरी इंपॉर्टेंट। आउटर मोस्ट होगा ग्लाइकोकैलिक्स, ग्लाइकोकैलिक्स के बाद होती है हमारी सेल वॉल, और सेल वॉल के बाद होती है हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन। आउटर मोस्ट ग्लाइकोकैलिक्स, ग्लाइकोकैलिक्स के बाद सेल वॉल, और सेल वॉल के बाद होती है हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन। वहीं पर अगर हम ग्लाइकोकैलिक्स की बात करें, ग्लाइकोकैलिक्स अगर लूज शीट होगा तो स्लाइम लेयर, अगर वो थिक और टफ होगा सो कैप्सूल। कंपोजिशन अलग अलग होती है ग्लाइकोकैलिक्स की। और सेल वॉल क्यों होती है, सेल वॉल इज टू डिटरमाइन द शेप ऑफ द सेल एंड प्रोवाइड स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चरल सपोर्ट टू प्रिवेंट द बैक्टीरिया फ्रॉम बर्स्टिंग और कोलैप्सिंग। इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। सो हर एक लेयर का अलग अलग फंक्शन है, वो मैंने आपको बता दिया, लेकिन ये अगर इकट्ठे बात करें सो दे वर्क एज अ सिंगल प्रोटेक्टिव यूनिट। ओके, अब इस चीज़ से हम सेल एनवेलप्स के बेसिस पे 2 फर्दर ग्रुप्स में डिवाइड कर सकते हैं, इन विच on the basis of which they respond to the staining procedure developed by the Gram, ठीक है, एक साइंटिस्ट। Those that take up the Gram stain are known as Gram positive bacteria, और जो Gram stain नहीं लेते they are known as the Gram negative bacteria। क्लियर है सभी को? ठीक है, ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव क्लियर हुआ। जो ग्राम स्टेन ले लेंगे दैट आर ग्राम पॉजिटिव, जो ग्राम स्टेन नहीं ले सकते दे आर नोन एज द ग्राम नेगेटिव बैक्टीरियाज। नाउ कमिंग ऑन टू प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सो सेल वॉल मैंने बता दिया, सेल वॉल एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करेगी, सेल वॉल प्रोवाइड्स अ रिजिड स्ट्रक्चर, ठीक है, सेल वॉल प्रोवाइड्स अ रिजिड स्ट्रक्चर, ठीक है, इट प्रोवाइड्स रिजिडिटी एंड स्ट्रक्चर। वहीं पर अगर मैं बात करूँ ग्लाइकोकैलिक्स की, सो इनका भी मैंने आपको बताया था, ग्लाइकोकैलिक्स फर्दर 2 तरह की हो सकती है, स्लाइम लेयर एंड कैप्सूल, ठीक है, स्लाइम लेयर एंड कैप्सूल। और अगर अब हम बात करें प्लाज्मा मेम्ब्रेन की, सो इट्स सेलेक्टिवली परमेएबल इन नेचर एंड इंटरेक्ट्स विद द आउटसाइड वर्ल्ड। दिस मेम्ब्रेन इज सिमिलर स्ट्रक्चरली टू दैट ऑफ द यूकैरियोट्स, यानी कि प्रोकैरियोट्स में एंड यूकैरियोट्स में प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर भी सिमिलर होता है। क्लियर? A special membranous structure is the mesosomes which is formed by the extension of plasma membrane into the cell। अब यहाँ पर आपको जो है mesosomes के functions बता रखे हैं, ठीक है। अब ये जो mesosomes है इनकी एक्सटेंशन वेसिकल्स की फॉर्म में हो सकते हैं, ट्यूब्यूल्स की और लेमिले की फॉर्म में भी हो सकती है। अब इनका फंक्शन क्या है, दे हेल्प इन सेल वॉल फॉर्मेशन, सभी को याद रखना है, ठीक है, सेल वॉल फॉर्मेशन, डीएनए रेप्लिकेशन, डिस्ट्रीब्यूशन टू दी डॉटर सेल्स, और क्या क्या फंक्शंस हैं, रेस्पिरेशन, सिक्रेशन प्रोसेसेस टू इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन and for the enzymatic content in some prokaryotes like cyanobacteria। there are other membranous extensions into the cytoplasm जिनको हम बोलते हैं क्रोमेटोफोर, जिनके पास पिगमेंट्स होती हैं। सो ये बात याद रखनी है कि साइटोबैक्टीरियाज में मेम्ब्रेनस एक्सटेंशंस होती हैं सेल मेम्ब्रेन की, साइटोप्लाज्म में दे आर नोन एज द क्रोमेटोफोर्स, और उनके पास पिगमेंट्स प्रेजेंट होती है। मीजोसोम्स किस किस चीज़ में काम करते हैं, सेल वॉल फॉर्मेशन में काम आते हैं, डीएनए रेप्लिकेशन में, डिस्ट्रीब्यूशन टू डॉटर सेल्स, रेस्पिरेशन में, सिक्रेशन प्रोसेसेस में टू इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड एंजाइमेटिक कंटेंट।
कि सभी फंक्शंस जो हैं आपको ध्यान रखने हैं। ओके, नाउ बैक्टीरियल सेल्स जो हैं वो मोटाइल भी हो सकते हैं, यानी कि दे कैन मूव और दे कैन नॉट मूव। ठीक है, मोटाइल कब होंगे? जब उनके पास फ्लैजेला होगा, और नॉन मोटाइल कब होंगे? जब उनके पास फ्लैजेला नहीं होगा। ठीक है, अगर मोटाइल होंगे सो दे हैव अ थिन filamentous extension in their cell wall called flagella। ठीक है, सेल वॉल कॉल्ड फ्लैजेला। ठीक है, सेल वॉल में ही उनके पास एक जो है फिलामेंटस जो एक्सटेंशन होते हैं, दैट इज नोन एज द फ्लैजेला। बैक्टीरिया शो अ रेंज इन द नंबर एंड अरेंजमेंट ऑफ फ्लैजेला। अब फ्लैजेला में भी बैक्टीरियाज बहुत सारी वेराइटी शो करते हैं। किसी के पास फ्लैजेला होता है, किसी के पास नहीं होता, किसी के पास छोटा बड़ा होता है, किसी के पास इक्वल साइज के होते हैं, 2, 3, 4 ऐसे ऐसे करके बहुत सारे वेरिएशंस फ्लैजेला के नंबर में, साइज, शेप में भी दिखाते हैं। ओके, नाउ यहाँ पर क्या है? 3 पार्ट्स होते हैं, फिलामेंट, हुक एंड बेसल बॉडी। फिलामेंट क्या है? लॉन्गेस्ट पोर्शन है और कहाँ से एक्सटेंड करता है? सेल सरफेस से आउटसाइड तक पूरा। ये लेट्स सपोज दिस इज योर सेल, तो सेल सरफेस से, जो सेल की सरफेस है यहाँ से लेकर आउटसाइड तक ये पूरी क्या है? फिलामेंट है। ठीक है, Besides flagella, pili and fimbria are also surface structures of the bacteria but do not play a role in motility। अब यहाँ से जो है बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस आ रहे हैं। ठीक है, सिंपल आपको सिंगली पिलाई के ऊपर क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा कि पिलाई क्या होते हैं, फिम्ब्रिए क्या होते हैं, लेकिन पता है क्या कहते हैं? स्टेटमेंट बेस दे देते हैं। कहते हैं कि इनमें से ट्रू स्टेटमेंट कौन सी है, फॉल्स कौन सी है। ठीक है, तो 4-5 स्टेटमेंट दे दी, उनमें से कौन सी सही है, कौन सी गलत है, या फिर 2 स्टेटमेंट दे दी, उस पर बताना है आपको। सो यहाँ से क्वेश्चंस आ सकते हैं। जैसे आपको एक वर्ड का दे दिया, जैसे माइकोप्लाज्मा में सेल वॉल होती है या नहीं होती, तो अभी आप सभी को पता है होती है या नहीं होती, जल्दी से बता दो चैट सेक्शन में। माइकोप्लाज्मा के पास सेल वॉल होती है या नहीं होती? यस, उनके पास सेल वॉल नहीं होती। ठीक है, मीसोसोम सेल मेम्ब्रेन क्या सेल वॉल के किसके एक्सटेंशंस हैं, किसके इन्वेजिनेशंस होती हैं इनटू द साइटोप्लाज्म? यस, सेल मेम्ब्रेन की। ओके, सो इसी तरीके से क्वेश्चंस आ सकते हैं। पिलाई जो है दे आर इलोंगेटेड ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स मेड अप ऑफ स्पेशल प्रोटीन, जिनको हम पिलाइन बोलते हैं। फिम्ब्रिए की अगर हम बात करें, सो दे आर स्मॉल ब्रिसल लाइक फाइबर स्प्राउटिंग आउट ऑफ द सेल। कुछ बैक्टीरियाज में दे आर नॉन टू हेल्प अटैच द बैक्टीरिया टू रॉक्स एंड स्ट्रीम्स एंड ऑल्सो टू दी होस्ट टिश्यू। ठीक है, सो यहाँ पर अटैचमेंट में भी काम करते हैं कौन? फिम्ब्रिए। दे आर ब्रिसल लाइक फाइबर्स। अब आपसे क्वेश्चन कैसे पूछेंगे? क्वेश्चन आ सकता है कि यहाँ पर ये क्या है? ब्रिसल लाइक फाइबर्स हैं। दे ऑल्सो हेल्प टू अटैच द बैक्टीरिया टू रॉक्स एंड स्ट्रीम्स एंड ऑल्सो टू दी होस्ट टिश्यू। आइडेंटिफाई द स्ट्रक्चर। सो पिलाई होगा, फिम्ब्रिए होगा और फ्लैजेला होगा, और नन ऑफ दीज करके कुछ हो सकता है। सो पिलाई और फिम्ब्रिए में कंफ्यूज हो सकते हो ना, सो ध्यान रखना है, पिलाई अलग चीज़ है, फिम्ब्रिए अलग चीज़ है। अब ब्रिसल लाइक आ गया तो फिम्ब्रिए ही टिक करना है। ठीक है, नाउ कमिंग ऑन टू द राइबोसोम्स एंड इंक्लूजन बॉडीज। सो इन प्रोकैरियोट्स राइबोसोम्स आर एसोसिएटेड विद with the plasma membrane of the cell. They are about 15 नैनोमीटर बाई 20 नैनोमीटर इन साइज। अब साइज जो आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, साइज का ऑप्शन करके पूछा जा सकता है कि राइबोसोम्स का साइज क्या होता है। ठीक है, सो कई बार आप लोग याद नहीं करते हो कि ये डाटा हमें याद नहीं रखना, लेकिन एनसीईआरटी में दे रखा है, सो आपको याद रखना है। ठीक है, और यहाँ पर 2 सब यूनिट्स होती है, 50s एंड 30s यूनिट्स, विच व्हेन प्रेजेंट टुगेदर फॉर्म 70s। ठीक है, अब ये मत कहना कि 50 और 30 80 होता है, यहाँ 70s मिलके वो बनाती है क्या क्या 50s और 30s यूनिट्स। अब उसका अलग मैकेनिज्म होता है, किस तरीके से वो जुड़ती हैं, उसमें वो स्ट्रक्चर हो जाता है 70s, तो वो आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ओके। राइबोसोम्स आर दी साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, इसीलिए राइबोसोम्स को प्रोटीन फैक्ट्री भी कहा जाता है। सेवरल राइबोसोम्स, अब ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आ गई कि एक सिंगल mRNA पे अटैच हो जाएंगे राइबोसोम्स। ठीक है, टू फॉर्म अ चेन, जिसको हम क्या बोल देंगे? पॉलीराइबोसोम्स या फिर पॉलीसोम्स। द राइबोसोम ऑफ अ पॉलीसोम ट्रांसलेट द mRNA टू दी प्रोटीन। अब ये जो राइबोसोम्स है ना, इस mRNA के, इसको ट्रांसलेट कर देंगे इनटू दी प्रोटीन। Now coming on to the inclusion bodies, so they are reserve material in prokaryotic cells stored in the cytoplasm in form of inclusion bodies.
they are not bound by any membrane system and live freely in the cytoplasm. अब ये भी ध्यान रखना है कि इनके पास कोई membrane नहीं होती and they live freely in the cytoplasm. ठीक है, एग्जाम्पल क्या है, फॉस्फेट ग्रैन्यूल्स है, साइनोफाइसिन ग्रैन्यूल्स, ठीक है, ये सभी क्या एग्जाम्पल्स हैं, फॉस्फेट ग्रैन्यूल्स, साइनोफाइसिन ग्रैन्यूल्स, ग्लाइकोजन ग्रैन्यूल्स. Gas vacuoles are found in blue, green and purple green photosynthetic bacteria. So ये भी आपको ध्यान रखना है. इंक्लूजन बॉडीज क्या होती है, राइबोसोम्स क्या होते हैं. सो पूछ लिया जाए आप सभी से क्वेश्चन इंक्लूजन बॉडीज के बेस पे और राइबोसोम्स के बेस पे. ठीक है, सो जल्दी से मुझे ये बता दो कि इंक्लूजन बॉडीज के पास मेम्ब्रेन होती है या नहीं होती. यस, तो इंक्लूजन बॉडीज़ के पास कोई मेम्ब्रेन नहीं होती. दे लाइव फ्रीली इन दी साइटोप्लाज्म. ओके, राइबोसोम्स प्रोकैरियोटिक सेल्स में कैसे होते हैं, 80s और 70s. यूकैरियोटिक सेल्स में 80s होता है और प्रोकैरियोटिक सेल्स में 70s होते हैं. सब यूनिट्स क्या होती हैं, 50s एंड 30s. ओके, नाउ अब हम जो है जल्दी से एक यूकैरियोटिक सेल का स्ट्रक्चर देख लेते हैं. ठीक है, चलो, ये रहा हमारा स्ट्रक्चर. इनमें से बहुत सारी चीज़ें तो मैंने आपको बता भी दी है. सो पहले एनिमल सेल का स्ट्रक्चर देख लेते हैं. दिस इज़ अ यूकैरियोटिक. एनिमल सेल है तो यूकैरियोटिक ही होगा. ओके, सो सबसे पहले बाहर वाले स्ट्रक्चर से बाहर से अंदर की तरफ चलते हैं. सबसे बाहर क्या है हमारे पास, प्लाज्मा मेम्ब्रेन. ठीक है, अब ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन में देख रहे हो, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो इस तरीके की थी अब वो थोड़ा सा मॉडिफाई होकर इस तरीके की हो गई. राइट, ये देखो यहाँ पर ये स्ट्रक्चर्स. ठीक है, सो इन्हीं को हमने क्या कहा है यहाँ पर, माइक्रोविलाई. दे आर नोन एज माइक्रोविलाई. ठीक है, ओके, सो दे इंक्रीजेज दी सरफेस एरिया. अब यहाँ पर न्यूक्लियस है, दिस इज न्यूक्लियोलस, दिस इज न्यूक्लियोलस. ठीक है, ये क्या है, न्यूक्लियोलस है ये. ओके, और ये क्या हो गया, ये बाहर जो ये मेम्ब्रेन्स हैं इसको हम बोलेंगे न्यूक्लियर एनवेलप. और मैं डायरेक्ट अंदर क्यों जंप किया मैंने, क्योंकि यहाँ पर अब ये देखो ये क्या है, न्यूक्लियस है. अब न्यूक्लियस के पास यहाँ पर प्रेजेंट होती है, न्यूक्लियस से ही ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. ठीक है, और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास होती है गोल्जी एपरेटस. ओके, गोल्जी एपरेटस, ये तीनों चीज़ें जो है पास पास में प्रेजेंट होती हैं. क्यों, क्योंकि ये एक कोऑर्डिनेटेड वे में काम करती हैं. दे परफॉर्म दी फंक्शंस इन अ कोऑर्डिनेटेड वे, जो कि आपको चैप्टर में जब हम आगे पढ़ेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा. ठीक है, एंड दीज आर दी सेंट्रियोल्स, पेरोक्सीसोम्स, ये रहे पेरोक्सीसोम्स, लाइसोसोम्स, राइबोसोम्स, माइटोकॉन्ड्रिया. माइटोकॉन्ड्रिया हमारा पावर हाउस ऑफ दी सेल. ठीक है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. रफ क्यों लगती है, क्योंकि यहाँ पर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्लस प्रेजेंट होते हैं राइबोसोम्स. प्लस स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास कोई राइबोसोम्स नहीं होते, इसीलिए इसकी सरफेस जो है बड़ी स्मूथ नज़र आती है. एंड दिस फ्लूइड सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स इज दी साइटोप्लाज्म. क्लियर है सभी का एनिमल सेल का स्ट्रक्चर. ठीक है, नाउ कमिंग ऑन टू दी प्लांट सेल्स. सो प्लांट सेल्स में कुछ स्ट्रक्चर्स ऐड हो जाएंगे. ठीक है, जैसे पहला स्ट्रक्चर जो बाहर से ऐड हुआ है दैट इज़ दी सेल वॉल. ठीक है, सो सेल मेम्ब्रेन तो है ही, प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो है ही, साथ में सेल वॉल भी है. ठीक है, एक्स्ट्रा रिजिडिटी देने के लिए, शेप देने के लिए. उसके अलावा पेरोक्सीसोम, साइटोप्लाज्म, और हमारे पास स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइसोसोम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, न्यूक्लियस, न्यूक्लियोलस, गोल्जी एपरेटस एंड न्यूक्लियर एनवेलप. ये सभी स्ट्रक्चर्स जो है सिमिलर है टू एनिमल सेल. ठीक है, यहीं पर अगर मैं बात करूँ क्लोरोप्लास्ट की, ये क्लोरोप्लास्ट जो आपको नज़र आ रहे हैं, ठीक है, इस तरीके के यहाँ पर स्ट्रक्चर्स होते हैं अंदर, थाइलेकॉइड और ग्रेना जिनको हम कहते हैं. ठीक है, सो वो एक्सक्लूसिव है हमारे प्लांट सेल्स के पास ही होते हैं क्लोरोप्लास्ट. एंड प्लाज्मोडेस्माटा क्या करते हैं, कनेक्शंस बनाते हैं. ठीक है, कनेक्शंस फॉर्म करते हैं. ओके ओके, सो ये डायग्राम देख लिया आपने. येस, सो नाउ कमिंग हियर, यूकैरियोटिक सेल्स में प्रोटिस्ट आएंगे, प्लांट्स आएंगे, एनिमल्स आएंगे और फंजाई सेल्स. ये चारों टाइप के जो सेल्स होते हैं दे आर यूकैरियोटिक सेल्स. ध्यान दो, प्रोटिस्ट यूनिसेल्युलर होते हैं लेकिन साथ साथ दे आर यूकैरियोटिक सेल्स.
यूकैरियोटिक सेल्स में एक्सटेंसिव कंपार्टमेंटलाइजेशन होती है, साइटोप्लाज्म की बहुत सारे स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट होते हैं, डिपोजेस एन ऑर्गेनाइज न्यूक्लियस विद न्यूक्लियर मेम्ब्रेन यहाँ पर अच्छे से प्रेजेंट होती है, ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। इसके साथ ही साथ यहाँ पर कॉम्प्लेक्स लोकोमोटरी ऑर्गन साइटोस्केलेटल स्ट्रक्चर्स भी प्रेजेंट होते हैं, जिनका स्ट्रक्चर मैं आपको आगे डिटेल में पढ़ाने वाली हूँ, ठीक है, नेक्स्ट या फिर नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। इनका जेनेटिक मटेरियल है दैट इज ऑर्गेनाइज इनटू द क्रोमोसोम्स, जेनेटिक मटेरियल इज ऑर्गेनाइज्ड इनटू क्रोमोसोम्स। ऑल यूकैरियोटिक सेल्स आर नॉट आइडेंटिकल, ये भी बात ध्यान रखने की हर एक यूकैरियोटिक सेल आइडेंटिकल नहीं है। प्लांट और एनिमल सेल का तो अभी मैंने आपको डायग्राम पूरा दिखाया है, सो आप देख रहे हो ना कितने सारे क्लोरोप्लास्ट को प्लास्टिड का ही टाइप है, सो सेल वॉल प्लास्टिड और सेंट्रल वैक्यूल जो बड़ी सी है ये एनिमल सेल्स में नहीं होती, सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल्स में होती है। वहीं पर जो सेंट्रियोल्स का स्ट्रक्चर मैंने आपको एनिमल सेल्स में दिखाया था वो प्लांट सेल्स में नहीं होता, ऑलमोस्ट ऑल प्लांट सेल्स में ही एब्सेंट होता है, ठीक है। सो ये सभी को याद है ना, इंक्लूजन बॉडीज़ का ये वाला पार्ट सभी को याद है ना, फॉस्फेट ग्रैन्यूल्स, साइनोफाइसिन ग्रैन्यूल्स, ग्लाइकोजन ग्रैन्यूल्स, गैस वैक्यूल्स कहाँ पर होती है, BGA में और पर्पल एंड ग्रीन सल्फर, पर्पल एंड ग्रीन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरियाज में। सो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। सो नाउ हर एक जो इंडिविजुअल हम हर एक स्ट्रक्चर पढ़ने वाले हैं वो तो हम नेक्स्ट क्लास से ही स्टार्ट करेंगे, क्योंकि फिर अभी के ज़्यादा टाइम लग जाएगा, ओके। सो अभी तक आई होप आपको हर एक पॉइंट अच्छे से क्लियर हुआ है जो भी मैंने आपको बताया है, ठीक है। सो बहुत सारे पॉइंट्स मैंने आज आपको बताए हैं, सेल, प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक सेल, सेल क्या होता है, उसके बेसिक फंक्शंस क्या होते हैं, साइज़ के बेसिस पे हमने क्लासीफाई किया, डायग्राम से समझा, प्लांट और एनिमल सेल्स में डिफरेंस भी होता है, राइबोसोम्स और इंक्लूजन बॉडीज़ के बारे में भी मैंने आपको बताया। सो उम्मीद करती हूँ आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा, एंड अगर सच में पसंद आया तो अपने फ्रेंड्स के पास शेयर करना बिल्कुल मत भूलना, और डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।